नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग टॉक्स पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सब बढ़िया से बैठ जाइए और हेडफोन लगा के बढ़िया से इस वीडियो के बारे में जानिए ताकि आप इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट के बारे में। व्हाट इज़ ब्रेकआउट? तो हम सब जानते हैं कि सीसीएम जब भी चल रहा होता है उसके अंदर में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हर तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ब्रेकआउट से जुड़ी हुई नहीं होती है। उसमें से कुछ अलग भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो आज बात करेंगे वो ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो ब्रेकआउट इज नथिंग बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेरिबल प्रोसेस फेलियर विच ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कास्टिंग। जब भी हम कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस को चलाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि एक भयानक प्रोसेस फेल्योर हमारे सामने में आता है जिसे कि हम ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का प्रोसेस फेलियर है। Breakout generally happens when solidifying strand shell ruptures or tear just below the mold. ब्रेकआउट कब होता है? तो ब्रेकआउट सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो तब होता है जब अपना जो सॉलिडिफाइंग जो स्ट्रैंड शेल होता है वो या तो कहीं से बिखरने लग जाए या उसमें से जो लिक्विड मेटल बाहर आने लग जाए जस्ट मोल्ड के नीचे में। तो उस टाइप का जो प्रोसेस फेलियर होता है उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट के कारण एन इमीडिएट लेवल ड्रॉप ऑफ लिक्विड मेटल हैपेंस इन मोल्ड। मोल्ड, हमारा जो मोल्ड ट्यूब होता है उसके अंदर में एकदम से लिक्विड मेटल का जो लेवल होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि पूरा मेटल जो है वो ब्रेकआउट होने के कारण मोल्ड से बाहर हो जाता है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ स्टैंड ड्यू टू ब्रेकआउट। ठीक है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं स्टैंड फेलियर के। तो सिंस सॉलिड शेल ऑफ स्टैंड ब्रेक्स, क्योंकि अब वो सॉलिड शेल जो हमारा बना हुआ है जो कि बिलेट को पूरा बनाता है और कोर के अंदर लिक्विड मेटल जो है उसको संभाल के जो रखता है, वो टूट जाता है। देयरफॉर इसलिए जो है इट कैन डैमेज आवर कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन टू। और इसी कारण से जो है वो जो लिक्विड मेटल वहाँ से निकलेगा या फिर जो वहाँ पे ब्रेकआउट होगा उसके कारण में हमारे मशीनरी पार्ट्स जो है कंटिन्यूस कास्टिंग के वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो दिस हैपन्स इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और इस एज वेल एज वेरी सीरियस एज अ सेफ्टी इज कंसर्न फॉर द ऑपरेटर। और कई बार ऑपरेटर्स के लिए जो है चाहे वो पानी ऑपरेट कर रहा हो वॉल्स को कंट्रोल करते हुए, वहाँ पर भी कई बार जो है वो पूरे मेटल के चिटे उठ जाते हैं। या फिर मोल्ड ऑपरेटर जो है कई बार उसको भी वो प्रॉब्लम में वो भी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बिलेट ही अगर पंचर हो रहा है तो गैस कटर के लिए भी वो नुकसानदायक हो सकता है। आदमी जो वहाँ पे नज़दीक में खड़े हुए हैं, प्रिकॉशन अगर उनके पास में नहीं है तो उनके लिए भी जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिस हैपनिंग इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब कि ये बहुत ही एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से भी और प्रोडक्शन के हिसाब से भी ये बहुत ही एक कॉस्टली जो है वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ना हो वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। दिस ब्रेकआउट लीड्स इन शटडाउन। अब ये अगर मान लीजिए कि किसी कोई बड़ा अगर ब्रेकआउट हो गया है तो उसके कारण में कई बार हमको शटडाउन भी लेना पड़ सकता है। ताकि शटडाउन इसलिए मतलब पर्टिकुलरली उस स्टैंड को हमको बंद करना पड़ जाता है। एंड ऑल्सो दिस रिजल्ट इन लॉस इन प्रोडक्शन, और इसके कारण में जो है हमारा प्रोडक्शन लॉस्ट भी होता है। ठीक है, restart of the stand we need to clean the spilled matter and some of time we need to change the damaged parts also। देखिए, अगर जब एक बार ब्रेकआउट हो गया हमने स्टैंड को प्लग कर दिया, मान लीजिए कि हमको उस स्टैंड को जब भी वापस चालू करना है तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमको जितना भी मेटल वहाँ पे नज़दीक में फैला हुआ है, चाहे वो स्प्रे नोजल्स पे आ गया हो, चाहे रोलर्स पे आ गया हो, ठीक है, चाहे अपने मोल्ड जैकेट का जो टॉप का जो प्लेट है उसके ऊपर आ गया हो, चाहे मान लीजिए कि टंडिस ट्रॉली के व्हील के नीचे आ गया हो, तो जहाँ जहाँ पर भी वो मेटल फैला हुआ है ब्रेकआउट्स की वजह से, ठीक है, तो उसको हमको कई बार पहले साफ कर लेना पड़ता है। और साफ करने के बाद में हमको उसके लिए समय चाहिए रहता है और वो समय जो है कुल मिला के प्रोडक्शन लॉस ही उसके कारण हमको होता है। ठीक है, और कई बार ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि हमको जो पार्ट डैमेज हो गए हैं उसको भी पहले बदल देना पड़ता है, उसके बाद में ही हम उसे रीस्टार्ट कर पाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेकआउट होने के कारण क्या है? तो देखिए, जहाँ पे हम कुछ कारणों के बारे में ज़रूर बात करेंगे जिससे कि हमको आगे और समझ में
बेहतर आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए वीडियोस हमारे आते जाएंगे, तो हम और बेहतर तरीके से ब्रेकआउट और उसके प्रकार और उसके टाइप सब के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली रीजन बिहाइंड ब्रेकआउट इज ड्यू टू द शेल बीइंग टू थिन जस्ट बीनीथ द मोल्ड। देखिए, हम सब जानते हैं कि मोल्ड के जस्ट नीचे में जहाँ पर बिलेट निकलता है, बिलेट सॉलिड में होकर कन्वर्ट होकर जब निकलता है, तो उसकी जो बाहरी सतह रहती है, जिसे कि हम शेल भी बोलते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक है, अब चूंकि वो कमज़ोर है, ठीक है, तो इसके कारण ऐसा होता है कि जैसे ही उसके ऊपर में कोई एडिशनल प्रेशर या कोई लोड या फिर पानी की कमी या उसके अंदर में कुछ स्लैग पार्टिकल्स है, वो अगर बाहर की तरफ आने को लगे, तो वो जो कमज़ोर शेल है, इसके कारण में जो है वो ब्रेकआउट होने लगते हैं। ठीक है, दिस थिन शेल क्रिएशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ, देखिए अब ये जो पतली शेल बन रही है, वैसे ही बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर ये पतली शेल जो बन रही है, थिन शेल जो बन रही है वहाँ पे, वो अगर बन रही है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण हो सकता है कि इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर, मतलब जो हीट ट्रांसफर बराबर होना चाहिए मोल्ड के अंदर में या फिर सेकेंडरी कूलिंग से, वो बराबर नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, इम्प्रॉपर मोल्ड कूलिंग, जैसे अभी हमने जिस बात किया कि भाई मोल्ड के अंदर में जो कूलिंग है, वो बराबर नहीं हो पा रही है। ठीक है, इम्प्रॉपर स्प्रे कूलिंग ड्यू टू विच स्ट्रैंड इज सॉलिडिफाइंग टू स्लोली, मतलब कि मान लीजिए जितना पानी उसको लगना मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको सॉलिड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, हाई कास्टिंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड मेटल टेम्परेचर, मान लीजिए कि भाई आपका मेटल का टेम्परेचर जो आया वो बहुत ही ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है हम कास्टिंग स्पीड बढ़ा के रखे हुए हैं, तो उसके कारण भी कई बार ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर लिब्रिकेशन, मान लीजिए लिब्रिकेशन आपका बराबर से नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपका फिजिकल इरेगुलरिटीज विद द मोल्ड, मान लीजिए कि आपका मोल्ड जो है वो घिस गया है अंदर से, या उसका टेपर जो है वो खराब हो गया है, या फिर वॉर्न आउट हो गया मोल्ड, या फिर बल्ज हो गया, तो उसके कारण में भी कई बार जो है वो ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, इंटरप्शन ऑफ स्लैग पार्टिकल्स विद इन द मोल्ड विच फर्दर वीकन द स्ट्रेंथ शेल। ठीक है, कई बार जो है वो हमारे मोल्ड के अंदर में स्लैग पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो पहले ही हमारा जो शेल है वो थोड़ा सा नाजुक है, पतला है, जबकि वो मोल्ड से बाहर निकल रहा है और ऊपर से स्लैग आ जाता है, तो जैसे ही वो कॉर्नर को पकड़ता है स्लैग बाहर निकलने के लिए, तो वहाँ से वो ब्लड फट मतलब रप्चर हो जाता है या टीयर आउट हो जाता है, इसके कारण भी ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो दूसरे रीज़न हैं, वो ऐसा हो सकता है कि भाई हमने जो हाइड्रोलिक के प्रेशर्स रखे हुए हैं, पैरामीटर्स रखे हुए हैं, वो सही नहीं है, इसके अलावा जो गलत और कास्टिंग पैरामीटर्स हमने जो रखे हुए हैं, वो सही नहीं है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण से कि ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है, और इससे पहले कि हम ये जाने दोस्तों कि कौन कौन से टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उसका पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद में अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लेके आएंगे कि कौन कौन से टाइप के ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है टू नो डेटा आउट ऑफ 100, मान लीजिए कि 100 बार ब्रेकआउट हो रहा है, तो 100 बार ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसमें से 70 बार ब्रेकआउट जो होते हैं वो स्टिकिंग और सॉलिड शेल टू कवर, मतलब स्टिकिंग के कारण होते हैं। किसकी स्टिकिंग के कारण, क्योंकि जो कि सॉलिड शेल और कॉपर के बीच में जो हमारे मेटल का जो स्टिकिंग है, उसके कारण में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो 70% टाइप के होते हैं। ठीक है, 15% जो ब्रेकआउट होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, मतलब किसी भी मेटल का जो आंतरिक संरचना जो होती है उसकी, उसमें अगर कोई बदलाव आ जाता है चलती कास्टिंग में या चालू कास्टिंग करते समय, तो उस टाइप के जो ब्रेकआउट होते हैं वो 15% होते हैं। स्टिकिंग के कारण हो गए 70%, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण हो गए 15%, 10% ब्रेकआउट जो है वो होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरसल ऑफ स्लैग और एनी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि हमने अभी बात की कि स्लैग आ जाता है, तो उसके कारण में जो ब्रेकआउट हुए वो 10% टाइप के होते हैं। ठीक, 5% ऑफ ब्रेकआउट हैपन्स बिकॉज ऑफ मशीन पैरामीटर, मान लीजिए कि मशीन के पैरामीटर कुछ गड़बड़ हो गए, स्ट्रोक लेंथ कम हो गई या ज़्यादा हो गई, फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा हो गई, या इसके अलावा और भी जो इंजीनियर्स होते हैं जो कमीशनिंग या कास्टिंग जब आप चालू करते हो, जब प्लान या सेटअप करते हो, उस टाइम पे जो पैरामीटर सेट करके जाते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसके कारण में भी जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो जो उस टाइप उसके कारण जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो 5% ही। ठीक है, तो इतना आपको वो बताया दोस्तों। अब ये वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको अलग अलग पार्टों में अभी बना दिया गया है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो पार्ट 1 था, अभी हम पार्ट 2 में लेके आएंगे कि इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, अलग अलग टाइप्स के ब्रेकआउट के बारे में जानेंगे। और ये जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है, इसको भी थोड़ा सा उसी पार्ट में रिकॉल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों या आपको और भी कुछ अधिक जानकारी जाननी हो तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप का नंबर है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें लाइक, कमेंट या शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।